शाहनवाज जी, 400 के पार का नारा अब तक जो है आपके जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी 400 के पार कहना बंद कर दिया, क्योंकि जिस तरह के नहीं, कहाँ कह रहे हैं, पीएम कह ही रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं, हम तो पार्टी के ही नेता हैं। कैसे 400 पार कैसे हो पाएगा, कैसे? क्योंकि अब तक वोटर देखिए, मैं टर्नआउट भी आपको बहुत कम बताता है। हूँ कि जो 300 सीट हमारी है वो तो हम जीतेंगे ही। इस बार हम आंध्रा में सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में आंध्रा में 3/4 बहुमत से सरकार स्टेट में आने जा रही है और वहाँ 25 सीट हम कम से कम जीतेंगे। तीसरा टर्म क्यों चाहिए? 2 टर्म काफी होते हैं बड़े बदलाव के लिए। आप देखिए, बीइंग लॉजिकल दिसंबर में मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूँ, इसको रिकॉर्ड करके रखिए। 2036 का जो ओलंपिक होगा भारत में, उसकी भी ओलंपिक की मशाल जो है वो मोदी ही जलाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदेव और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आज के बीइंग लॉजिकल विद अंबर के एपिसोड में। और आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जाना माना चेहरा है, यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और कई सारे ऐसे ऐतिहासिक जो टाइटल हैं उनके नाम हैं। और मैं बात कर रही हूँ शाहनवाज हुसैन साहब की। आपका बहुत स्वागत है शाहनवाज जी, नमस्कार। शाहनवाज जी, चुनावी माहौल है देश में। सबसे पहले मैं चुनाव की बात करूँगी। देश भर में चुनाव का माहौल रहा। आप बिहार में चुनावी प्रमोशन करते हुए नज़र आए, काफ़ी ग्राउंड पे लगातार मैंने आपके अपडेट दिखे। सबसे पहली बात बिहार की, बिहार में चुनावी माहौल क्या है? क्योंकि जो बात नीतीश कुमार जब से आपकी पार्टी में जुड़े हैं, तो जो ग्राउंड पे रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि हमारी टीम ग्राउंड पे भी है, उन खासी नाराज़गी नीतीश कुमार के बीजेपी में जुड़ने से नज़र आ रही है। ऐसा कहते हैं कि नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इतना नुकसान बीजेपी को अपनी वजह से नहीं होगा जितना नीतीश कुमार की वजह से हो सकता है। नहीं, एकदम सही नहीं है। मैं तो मानता हूँ कि इस बार माहौल अच्छा है। अब की बार हम 400 के पार जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे। पिछली बार हम लोग 39 जीते थे और 39 में हम लोग सिर्फ एक सीट जो थी किशनगंज की वो नहीं जीते थे। इस बार मैं किशनगंज भी गया हूँ, वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं। बिहार में 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। शाहनवाज जी, 400 के पार का नारा अब तक जो है आपके जो पार्टी के नेता हैं उन्होंने भी 400 के पार कहना बंद कर दिया, क्योंकि जिस तरह के नहीं, कहाँ कह रहे हैं, पीएम कह ही रहे हैं, किस तरह से हम लोग कह रहे हैं, हम तो पार्टी के ही नेता हैं। कैसे 400 पार कैसे हो पाएगा, कैसे? क्योंकि अब तक वोटर देखिए, मैं टर्नआउट भी आपको बहुत कम है। बताता हूँ कि जो 300 सीट हमारी है जी, वो तो हम जीतेंगे ही, लेकिन इस बार हम आंध्रा में सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में आंध्रा में 3/4 बहुमत से सरकार स्टेट में आने जा रही है और वहाँ 25 सीट हम कम से कम जीतेंगे, जिसमें बीजेपी 5-6 लड़ रही। हम उड़ीसा की सारी सीट जीत रहे हैं। बंगाल में हम 30 से कम सीट नहीं जीतेंगे। हो सकता है कि ममता जी की हालत वही हो जाए जो लालू यादव की हालत पिछले चुनाव में बिहार में थी, 0 पे आउट हो गए थे। तो हो सकता है कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी 0 पे आउट हो जाए और बंगाल की सीट मिनिमम जीतेंगे तो 30 जीतेंगे। उड़ीसा में मिनिमम जीतेंगे तो 17 सीट जीतेंगे। तो अगर उड़ीसा, आंध्रा, बंगाल इन सबको मिला लें इन क्षेत्रों में तो हम जीतने ही वाले हैं। केरल में हम सीटें जीत रहे हैं पहली बार, तमिलनाडु में हम अच्छी खासी सीट जीत रहे हैं, तेलंगाना में जीत रहे हैं, कर्नाटक में हम जो पिछली सीटें थी वो रिटेन करेंगे, एकाध ऊपर नीचे हो सकती है। उसके अलावा ये ऐसे इलाके हैं जहां हम पहले नहीं जीते। नॉर्थ ईस्ट में भी इस बार हम क्लीन स्वीप करेंगे। तो बीजेपी अपने दम पे कम से कम 370 जीतेगी। मैंने जो अपना आंकड़ा निकाला है वो 406 का निकाला। 406? जी, मैं 406 पे आ रहा हूं। वो कैसे मुमकिन होगा? क्योंकि मैं इतने साल से मैं थोड़ी कोई और काम कर रहा हूँ, मैं भी सियासत में हूँ। जी बिल्कुल, बट कैसे मुमकिन होगा ये मैं सवाल मुमकिन है ना, मैंने बताया ना आपको सीटें। जी, बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, ये सब सीटें जो हैं वो हमें ज़्यादा सीट आ रही। यूपी में भी लोग कोई भी भ्रम पैदा करें, हर चुनाव में एक भ्रम पैदा किया जाता है कि यूपी बड़ा फर्स्ट फेस टाइट है।
आप विधानसभा चुनाव में भी याद कीजिए, कहते थे यूपी बहुत टाइट है, और यूपी में हम अच्छा परफॉर्म किया। हमने जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट फेज ही सबसे अच्छा था। तो यूपी में कुछ ऐसे अफवाह माफिया हैं, वो हल्ला कर देते हैं कि यूपी में ठीक नहीं। यूपी में भी हम पिछली बार से ज़्यादा सीट जीतेंगे, और यूपी में भी ऐसा भी हो सकता है कि हम 80 की 80 सीट जीत जाए। शाहनवाज जी, नेहरू जी के बाद ये तीसरी बार अगर आपकी पार्टी जीती है तो नेहरू जी के बाद ये पहली पार्टी है, और या प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो ये दूसरे होंगे। तो अगर जीत होती है आपकी पार्टी की तो ये एक ऐतिहासिक जीत होगी। इतने आश्वस्त क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास नेता है, नीति है, नेतृत्व है। हमारे पास नरेंद्र मोदी है जो हिंदुस्तान के लोगों के दिल में बसता है। नरेंद्र मोदी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पे काम करते हैं, किसी को छोड़ के नहीं चलते हैं। पूरे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप देखें कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए। तो वो वोटर किसके हैं? जो लोग गरीब, जिनको पक्का मकान मिला, जिनको राशन मिल रहा है, जिनको गैस का चूल्हा मिल रहा है, जिनको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला, जिसकी जिंदगी बचाई मोदी ने, वो किसको वोट देंगे? वो मोदी के अलावा किसी तरफ देखते भी नहीं, सिर्फ मोदी का चेहरा उनको याद है। एक बात बताइए, हर जगह जब भी चुनाव होता है, चाहे हम प्रदेश की बात करें या फिर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, एंटी इनकम्बेंसी हमेशा होती है। ऐसा क्या है कि आप इस बार भी जीतेंगे? एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? सही है, 2014 में एंटी इनकम्बेंसी थी, 283 से 303 पे गए कि नहीं हम? उसी तरह 303 में आप लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, तो उसमें भी बढ़ेंगे। यहाँ प्रो इनकम्बेंसी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी है। जो लोग मोदी को नहीं जानते हैं वो अलग अलग राय बनाते हैं। हम लोग बचपन से जानते हैं, हमने उनके साथ काम किया। नामुमकिन को जो मुमकिन करे उसी का नाम मोदी, असंभव को संभव करे उसी का नाम मोदी। 2 टर्म काफी होते हैं, आपको 2 साल हो क्यों चुके टर्म होते हैं? नेहरू जी को इतना तीसरा टर्म क्यों चाहिए? मिल गया था। तीसरा टर्म क्यों चाहिए? 2 टर्म काफी होते हैं बड़े बदलाव के लिए, आपको तीसरा टर्म क्यों चाहिए? क्यों दिया? देखिए, बीइंग लॉजिकल विद अंबर में मैं आज जिम्मेदारी से कहता हूँ, इसको रिकॉर्ड करके रखिएगा जी। 2036 का जो ओलंपिक होगा भारत में जी, उसकी भी ओलंपिक की मशाल जो है वो मोदी ही जलाएंगे। क्या बात है! आप 1-2 टर्म की बात कर रहे हैं। जिस तरह महातिर मोहम्मद 97 के एज तक मलेशिया संभाला, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे मोदी। ऊपर वाले की क्या बड़ा करम है। हम लोग कंपेन करते हैं, थक जाते हैं इस उम्र में, जबकि 50 पार किया। और नरेंद्र मोदी जी दिन भर कंपेन करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फिर आते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर सुबह पार्क में जाते हैं। यानी उनके अंदर खुदा ने कोई अलग सी ताकत दे रखी। तो कोरोना हुआ, सब फंसे, बच गए मोदी, हम लोग भी फंस गए थे। कभी आपने सुना है कि मोदी जी को बुखार है, जुकाम है, सर दर्द है? उनको गाली देने वालों को सर दर्द हो जाता है, उनको नहीं होता है, क्योंकि वो दिन रात इस मखलूक की, देखिए, खिदमत खल्क से बढ़कर कोई काम नहीं। नरेंद्र मोदी बहुत गरीबों की आस है, दिन रात आंसू कैसे पोछे लोगों की, इस काम में लगे रहते हैं। तो इतना बड़ा नेता मिला है, हिंदुस्तान की खुशकिस्मती कि नरेंद्र मोदी जैसा नेता हिंदुस्तान को मिला है। तो ऊपर वाले का भी करम है। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी मंचों से हर जाति, हर धर्म, और जाति वर्ग विशेष की बात की, लेकिन फिर भी वोटर टर्नआउट नहीं बढ़ पाया। ऐसा क्यों? कहाँ बढ़ा है? अब वो जो विरोधी हैं वो जान रहे हैं कि एक तरफ तो मोदी है, एमपी का उम्मीदवार हर जगह मिल जाता है, पीएम के उम्मीदवार मोदी हैं, उनके सामने कौन है? तो जो विरोधी वोटर हैं, जो इंडिया अलायंस के वोटर हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि सामने कोई है ही नहीं, रिंग में अकेले खड़े हैं, तो वो वोट डालने नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं। हमारे पास प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, हम तो मानते हैं जो भी वोट डाल रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं, वो किसी और को नहीं मिल रहे।
उनके वोटर सो रहे हैं तो क्या हम उनको जगाने जाएं? हम तो सबसे कहते हैं आइए वोट करिए, लेकिन ये इंडी अलायंस का एक भी वोटर वोट डालने को तैयार नहीं है। वो जान रहा है कि आएंगे मोदी, छाए हैं मोदी, जीतेंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी, देश की किस्मत संवारेंगे मोदी, फिर वो वोटर क्यों जाएंगे? वो भी अंदर से चाहते हैं यार आएगा तो यही, बिना बात के धूप में कौन जाए। मतलब इस बार अगर जीत होती है तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं बल्कि राहुल गांधी वर्सेस मोदी कहना चाहिए, ऐसा होने वाला है? राहुल गांधी भी नहीं, फिर राहुल गांधी अपनी जबान से बोल देना, अगर हिम्मत है किसी में तो खड़गे साहब अनाउंस कर दें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। अगर वो तो अनाउंस नहीं कर रहे हैं इसलिए वोटिंग 50-60% हो रही है। अगर वो अनाउंस कर दें कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे तब तो समझिए एकदम कांग्रेस के खिलाफ वोट डलने लगेगा। तो मोदी वर्सेस कौन? कोई नहीं, आप बताइए, आप ही बता दीजिए, मैं आप ही का इंटरव्यू करता हूँ कि अंबर जी बताइए कौन है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, सामने प्रधानमंत्री का कौन उम्मीदवार है? आप बता दीजिए नाम। राहुल गांधी का ही नाम आ रहा है अभी अब नाम आने से क्या होता है? मैं कह दूं कि अंबर जैदी का नाम है तो हो जाएगा। मैं फिर देश की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनूंगी अगर ऐसा होता है। खुदा करे कि आप बन जाए हम लोग। वैसे जी बोलते हैं वैसे जी, लेकिन आपके लिए नहीं बोलते, वो हिजाब वाली को बोलते हैं। बिना हिजाब वाली बनेगी अभी। आप सैयदा अंबर जैदी साहिबा हैं लेकिन हिजाब वाली नहीं। हम चाहेंगे कि आप जरूर आगे बने, तरक्की करें, लेकिन 36 तक तो कोई वैकेंसी नहीं है। कोई बात नहीं, तब तक तो मेरे पास टाइम। ओलंपिक की मशाल नरेंद्र मोदी जलाएंगे। जी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ भारतीय जनता पार्टी को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा इल्ज़ाम विपक्ष की तरफ से और जनता की तरफ से भी रहता है कि जो मुसलमान होते हैं पार्टी में, और आप बीजेपी का बड़ा चेहरा है मुस्लिम, बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती। आप बड़ा चेहरा रहे, मुझे बीजेपी ने 6 बार लोकसभा का टिकट दिया है साहब। 98 में दिया, 99 में दिया, 4 में दिया, 6 में दिया, 9 में दिया, 14 में दिया। मैं तो पार्लियामेंट में रहा हूं लगातार। 13वीं, 14वीं, 15वीं लोकसभा में बीजेपी के सिंबल पर जीतकर इकलौता मुस्लिम सांसद पार्लियामेंट में था, और 14 में थोड़े वोट से हार गया, 1% से भी कम वोट से। 19 में मेरी सीट जो है वो जेडीयू के अलायंस में चली गई, और 24 में भी वो सीट भागलपुर जेडीयू के अलायंस में चली गई। अगर भागलपुर सीट रहती और मुझे मेरी पार्टी टिकट न देती तब मैं कहता कि हाँ मेरी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन सीट ही नहीं थी तो पार्टी कहाँ से देती? अब कहती कि जाके आप अमेठी रायबरेली लड़ेगी, वहाँ तो हम नहीं लड़ने जाते। हम तो अपनी भागलपुर ही कर्म भूमि थी, मैंने मेहनत भी किया। 2014 के बाद मैं चैन से नहीं बैठा। 10 साल तक बिना तनख्वाह के एमपी के नाते मैंने वहाँ काम किया। वहाँ के लोगों का रिजर्वेशन कराना, वहाँ के लोगों का इलाज कराना, वहाँ के डेवलपमेंट की बात करना। भाई मैं एमपी नहीं था लेकिन सरकार तो हमारी थी, पीएम तो हमारे थे, तो मैं जाके वहाँ की कोई योजना होती थी उसके लिए बात करता था। मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो वो क्या कहेंगे आप एमपी नहीं इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। हम भागलपुर की बात को पहुँचाते रहते थे। ये सही है कि हमारे यहाँ भागलपुर में आदत है, कोई काम होता है तो सब कोई क्रेडिट लेने के लिए दौड़ जाता है, लेकिन हमारा जो फर्ज था, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए था, लेकिन जो मेरा फर्ज था कि भागलपुर के लिए आवाज़ बुलंद करना, वो हम करते रहे, और उसी का नतीजा है कि वहाँ के लोग प्यार करते हैं। लेकिन चुनाव में वो सीट जेडीयू के अलायंस में गई, इसलिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अगर कोई मेरे मुखालफिन हो, उनको कोई गलतफहमी हो रही हो हमारे बारे में, तो अपनी गलतफहमी ठीक कर लें। हमारी पार्टी हमसे प्यार करती है। अगर टिकट नहीं दिया तो इसलिए नहीं दिया कि वो सीट हमारे पास नहीं थी। नकवी साहब के लिए भी कहते हैं, क्योंकि नकवी साहब ने पार्टी का एक बड़ा नाम रहे हैं, बड़ा कुछ उन्होंने पार्टी के लिए किया, उनको भी कहा है कि उनको भी साइड कर दिया। एकदम नहीं साइड किया। मुख्तार अब्बास नकवी साहब को लगातार 3 बार पार्टी ने राज्यसभा में भेजा, 2 बार लोकसभा का टिकट दिया, 98 में, 99 में, 2004 में 3 बार, 4 में भी, 9 में भी, उनको 4 बार करीब टिकट दिया है। और 3 बार वो 18 साल राज्यसभा में रहे लगातार, और माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर रहे। कितना अच्छा काम किया उन्होंने।
अभी वो प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बना रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। अरे पार्टी में नकवी हो या शाहनवाज हुसैन, हमें आप क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि हम बिहार के कोई फिल्म के शत्रुघ्न सिन्हा की तरह हीरो हैं। हम लोग तो बीजेपी के मामूली से वर्कर थे। मामूली से वर्कर को जो बस में चलता था उसको पार्टी ने भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाया। हिंदुस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र का कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है जी। बिल्कुल 32 साल में पार्टी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। अगर पार्टी ने आज नहीं दिया तब भी हम पार्टी के वर्कर हैं। इसमें ट्विटर पर हमारे कुछ मुखालफिन आकर लिखते रहते हैं कि आपको टिकट नहीं दिया, बड़े हमदर्द बनते हैं। तो वो लिखते रहते हैं, कई बार चिढ़ाते भी रहते हैं। तो वो चिढ़ाते रहे, लेकिन हम लोग पार्टी के लिए हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी में जो एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर है, वही महान नेता है, ऐसा नहीं है। बहुत से बड़े बड़े नेता हैं जो एमपी, एमएलए और मिनिस्टर नहीं है, लेकिन वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरा टर्म आते आते चुनावी मंचों से कुछ ऐसी बातें कही, वोट जिहाद या फिर वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन को मोदी ने लेकर कही कहा। वोट जिहाद, ये मत मेरा उनके मुंह में सवाल- डालिए। मेरा सवाल सुन हाँ, लीजिए। ये उन्होंने नहीं कहा। वेल्थ एक सपा की मुस्लिम कैंडिडेट थी, उसने कहा कि वोट जिहाद करना है। जी, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात की और कहा कि ये आपसे लेकर उन लोगों को दे देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। विपक्ष इस बात को लेकर ये इस तरह का मैसेज डिकोड करता है, लोगों तक पहुंचाता है कि ये मुसलमानों के लिए एक नफरत है जो भारतीय जनता पार्टी रखती है। एकदम नफरत की मुसलमान बात नहीं। होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी का मुसलमान चेहरा होने के नाते मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या वही मैसेज है जो विपक्ष लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, या इसके पीछे कोई और मैसेज छुपा है जो जनता तक पहुँचना चाहिए, जो मोदी जी कहना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं ना किसी को हिंदू चेहरा मानता हूँ, ना अपने को मुस्लिम चेहरा मानता हूँ। मेरे माथे पर कहाँ लिखा है कि मैं मुसलमान चेहरा हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ, मुझे खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मोदी जी की टीम का सदस्य हूँ। माने हम लोगों ने तो ट्विटर पर लिखा, मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ये कहना कि मोदी जी ने कोई नफरत की बात कही, एकदम नहीं कही। उन्होंने कहा कि जो विरासत का टैक्स है, वो कह रहे हैं विरासत का टैक्स लेंगे। जो राहुल गांधी के अंकल हैं सैम पिट्रोडा, अंकल सैम उनके बड़े दुश्मन हैं। वो ऐसा बयान उन्होंने दिया कि देश के लोग डर गए कि अमेरिका में जैसे 55, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में जो विरासत की प्रॉपर्टी है उसको बंटवारा करके उसमें 55% सरकार ले लेती है। कांग्रेस का इरादा यही है कि जो लोगों ने कमाया, बाप दादा ने, वो पैसे को बंटवारा कर दे। तो उन्होंने ये कहा कि किसको देंगे? ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों। अब ज़्यादा बच्चा मुसलमान ही पैदा करता है, मैं क्यों मानूं अपने ऊपर? मेरे तो 2 ही बच्चे हैं। तो मैं मेरे कई हिंदू दोस्त हैं जिनके 4 बच्चे हैं, तो मैं उनको तो नहीं फ़ोन किया यार तुम्हारे लिए कहा है। ये जिनके ज़्यादा हैं उनको लगना चाहिए, जिनके नहीं हैं ज़्यादा उनको क्यों लगना चाहिए? दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले प्रधानमंत्री, सबको साथ लेकर चलते। कोई भी स्कीम आई तो वो स्कीम सबके लिए की कि नहीं उन्होंने, या सिर्फ हिंदू के लिए कर दिया? ऐसा नहीं। कोरोना का टीका लगा दिया तो सबको लगा दिया, बूस्टर दिया तो सबको दिया, पक्का मकान दिया तो सबको दिया, अकाउंट में पैसा डाला तो सबको डाला। और उन्होंने, मैंने जो आपको पहली लाइन कहा कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, गरीब थे वो अब गरीब नहीं रहे, उसमें ज़्यादातर तादाद मुसलमानों की है। तो अगर मैं कहूँ कि मोदी ने सबसे ज़्यादा काम किया तो मुसलमानों के लिए किया। कांग्रेस ने मुसलमानों को गरीब बनाया और गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी मुसलमान गरीबों के लिए योजना बनाई और उसने हिंदू मुसलमान नहीं देखा। जो गरीब है उसके लिए हम काम करेंगे, यही किया उन्होंने, और तो कुछ नहीं किया। कहाँ हिंदू मुसलमान? वो तो जिस बैकग्राउंड से आए हैं उनके तो अड़ोसी पड़ोसी मुसलमान थे। उन्होंने बचपन में ईद के दिन उनके यहाँ खाना नहीं बनता था, ईद का खाना वो अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खाते थे। उनका एक रिश्ता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं करते,
उनके नज़र में नरेंद्र मोदी के चश्मे से, उनकी नज़रों से 125 करोड़ हिंदुस्तानी उनको सिर्फ हिंदुस्तानी दिखते हैं। ओके, सबके साथ सबके विश्वास और सबके विकास की जो बात आप कह रहे हैं, इसका मतलब यही है। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार यही कहा जाता है कि बीजेपी मुस्लिम हेट्रेड की बात करती है और वो मुसलमानों के दोस्त हैं, और यही वजह है कि मुसलमान अभी तक बीजेपी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, भरोसे में क्या होता है, आज़ादी के वक्त दो पार्टियां थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी। ज़्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग में थे। जब बंटवारा हो गया तो हुकूमत बनी कांग्रेस की, ज़्यादातर मुसलमान कांग्रेस के साथ आ गए। कांग्रेस उनके साथ कुछ करती नहीं थी, सिर्फ उनको बीजेपी से डरा कर वोट लेती थी। अभी भी कांग्रेस बीजेपी से डरा कर मुसलमानों का वोट लेती है, लेकिन मुसलमान अब समझने लगे हैं कि 10 साल में मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर, वज़ीर आज़म के तौर पर एक ऐसा काम नहीं किया जिससे मुसलमानों के जज्बात पे ठेस पहुंची। उन्होंने धारा 370 खत्म किया तो इससे हिंदू मुसलमान नहीं था। उन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म किया तो वो मुस्लिम बहनें खुश हुई, और कई जगह नहीं था। यहाँ ज़बरदस्ती ट्रिपल तलाक रखा हुआ था मौलवी साहब लोग, तो मौलवी साहब लोग थोड़े नाराज हुए, रैली वैली करते रहे, और अब कुछ नहीं कर रहे। अब तो सब घर में बैठ के बिरयानी कौरमा खा रहे हैं, कहाँ कुछ बोल रहे हैं। अब पहले हल्ला कर रहे थे तो अब चुप क्यों है? क्योंकि उनको लगा कि नहीं, मोदी ने ठीक किया है। देर से समझे, देर आए दुरुस्त आए। अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सबकी चिंता करेंगे। 70 साल का जो बुजुर्ग है उसको आयुष्मान भारत का कार्ड देंगे, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो उसको लालू यादव को भी मिलेगा, खड़गे साहब को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। 70 साल के जो ऊपर के नेता, मोदी जी को खुद को मिलेगा? नहीं, मोदी जी तो देने वाले लोग हैं। उनको तो खुदा की, उन पर बहुत बड़ी करम है खुदा का कि उनको ना एक दवा खाते हैं, उनके साथ और लोग दवा खाते हैं, वो दुआ लेते हैं। तो उनके साथ 140 करोड़ लोगों की दुआएं, और इसी को लेकर वो चलते हैं। जी, आप बिहार से हैं, लेकिन मैं सवाल यूपी का करने वाली हूँ। यूपी की राजनीति की जब भी बात आती है तो बुलडोज़र का नाम सबसे ज़्यादा, इनफैक्ट अब वो बुलडोज़र निकल के एमपी तक भी पहुंच गया। इनफैक्ट विदेशों में भी बुलडोज़र मॉडल कॉपी किया जाता है। बुलडोज़र की बात विपक्ष बहुत ज़्यादा उठाता है और वो कहते हैं कि ये समुदाय विशेष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि आप ही की पार्टी में भी दो धड़े इस पे नज़र आते हैं, क्योंकि अगर हम बृजभूषण शरण की बात करें तो वो कहते हैं कि योगी मेरे नेता नहीं है और मैं इन सारी चीज़ों को नहीं मानता। आप इस बुलडोज़र जो मॉडल है इसको किस तरह से देखते हैं? जो विपक्ष कहता है कि बुलडोज़र कहते हैं, अब तो देश में उसको योगी डोजर कहते हैं। जहाँ भी अनऑथराइज्ड जो चीज़ होगी उसमें योगी जी का ये डोजर आएगा। और वो बुलडोज़र जब चलता है तो अपराधी सोचने लगता है कि अगर अपराध करोगे तो न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। या तो घाट पे पहुंचता है और घाट से बच के घर आता है तो घर भी नहीं मिलता है, क्योंकि बुलडोज़र चल जाता है। इसलिए अपराध और अपराधी, आप तो यूपी में आपका ऑफिस है, आप देखते हैं कि अभी निर्भीक होकर लोग रहते हैं, कहीं अपराध नहीं, ज़ीरो टॉलरेंस है। और योगी आदित्यनाथ एक साधु संत है, और नाथ संप्रदाय, उसमें बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के भी लोग उनसे जुड़े हुए। मैं तो बहुत पहले से पार्लियामेंट में उनके साथ रहा, मैं तो बराबर जाता था उस इलाके में। और योगी जी से कितने मुस्लिम समाज के लोग भी प्यार करते हैं। वो भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखते। उनका कहना है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, कानून कायदा को मानोगे, आपको कोई बिगाड़ने वाला नहीं। और देखिए जितना वो घर बनवा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, वो सबके लिए बनवा रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा तो हर कोई चैन से रहेगा। तो यूपी में तो एकदम कानून का राज है। हाँ, जो बाहुबली टाइप के हैं या जो बनना चाहते थे, उसको माँ कह देती है, बेटा कुछ भी बनना, बाहुबली मत बनना, नहीं तो कब्र में पहुंचा दिए जाओ। तो अच्छा बाहुबली नहीं बन रहे, नहीं तो पहले आइडियल हो जाता था। 50 गाड़ी लेके चल रहे हैं, नाल निकला हुआ है, एक रंग की स्कॉर्पियो गई, 1 2 3 4 50 60 70 80 100, और वहां से नेताजी निकले। उस जमाने में रील नहीं बनता था, आज रील बने तो पता नहीं क्या वायरल हो जाएंगे, फिर वायरल हो जाता वो तो हाल है। तो एक बात साफ हो गई है कि अब कोई माफिया पैदा नहीं हो रहा यूपी में।
केजरीवाल जी योगी जी को लेकर कहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा मोदी ज़रूर है, लेकिन मोदी जी अमित शाह जी को चुनाव में आगे मोदी प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि योगी जी को वो ख़त्म करेंगे, जैसे कि उन्होंने फर्स्ट रो कंपटीशन ख़त्म अब कर ये दिया। तो ऐसे ही होगा कि उनकी पार्टी में क्या करेंगे। अब मैं कहूँ कि केजरीवाल जी है स्वाति मालीवाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, या उसी बात पर उनका झगड़ा हो गया होगा। तो ये तो कयास वाले सवाल है ना, कि जो झगड़ा हुआ उनका, ये कहा जाए कि स्वाति मालीवाल से वादा किया होगा कि तुमको मुख्यमंत्री बनाएंगे, और जब जेल जाएंगे और वो इंतज़ार करती रहें कि ये जेल जाएंगे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भी हो सकता है। तो ये तो ऐसे ही हो गया कि मैं उनकी पार्टी में जो न भी हो, कयास पे मैंने कह दिया। तो ये मेरी पार्टी में क्या होगा, ये केजरीवाल जी कौन होते हैं बताने वाले। केजरीवाल जी बताएंगे गोपाल राय बन रहे हैं मुख्यमंत्री, या संजय सिंह बन रहे हैं, या आतिशी मरलीना बन रही हैं, कौन बन रहा है। हम तो कह दें कि केजरीवाल जी के दौरा कर रहे हैं, 1 तारीख के बाद वो जेल जाएंगे और फिर वो किसी इन्हीं में से 3 लोगों को मुख्यमंत्री बना के जाएंगे। तो ये मैं कह दूं तो कोई मानेगा? ये तो उनकी पार्टी को तय करना है। योगी जी हमारी मोदी जी की टीम के एक बड़े योद्धा हैं, और उनके निष्ठा पर और उनके बारे में कोई भी सवाल उठाने का हक केजरीवाल को नहीं है। एक सवाल आप ही की बात से शाहनवाज जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2036 का जो ओलंपिक का मशाल होगा वही जलाएंगे, लेकिन विपक्ष कहता है, और ख़ासतौर से केजरीवाल ने भी ये बात कही कि जो बीजेपी की रिवायत रही है 75 में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। हाँ, बीजेपी के संविधान में पढ़ा आपने? अब जैसा कि पिछले नेताओं के साथ हुआ, ऐसा क्या हुआ? 75 होते होते रेजिग्नेशन ले लिया गया। नहीं, कोई रेजिग्नेशन नहीं लिया गया। अभी भी बहुत नेता हैं जो 75 में, येदियुरप्पा जी थे, सत्यनारायण जटिया जी 75 से ऊपर है, पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर। प्रधानमंत्री की भी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की क्या बात है, कहाँ लिखा है? न भारत के संविधान में है, न बीजेपी के संविधान में। रिवायत की बात की, बीजेपी की रिवायत। रिवायत तो जनता वोट देती है, जनता रिवायत बनाएगी। जनता ने 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, तीसरी बार बना रही है, चौथी बार बनाएगी, 5वीं बार बनाएगी, रिवायत बना देगी। नेहरू जी के लिए रिवायत बनी थी, आखिर नेहरू जी के सारे रिकॉर्ड तो मोदी जी को ही तोड़ने। लंबे काल तक नरेंद्र मोदी जी, खुदा उनको लंबी उम्र दे, जब तक वो हयात से हैं वो भारत के वजीर आजम रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। विपक्ष ये भी कहता है कि आप इतना अच्छा नेता कौन खोएगा मैडम, बड़ी मुश्किल से तो ऐसा नेता मिला है। मैं ये कहती हूँ कि वो हमेशा जीवित रहे और हमेशा स्वस्थ रहे और लंबी उम्र उनको ऊपर वाला दे। सवाल ये है कि विपक्ष ये कहता है कि जो बीजेपी है वो पार्टी को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर, ब्रांड मोदी के ऊपर चलती है और एक ही पे फोकस किया हुआ है और किसी को इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। अब ये कहिए कि हमारे पास मोदी है दिखाने के लिए, तो हम दिखा रहे हैं, हमारे पास ब्रांड है, तो हमारी ताकत है ये। कांग्रेस की कमजोरी है राहुल गांधी, तो आप भी अपनी ताकत बनाओ ना। आप तो ब्रांड बनाए हुए, राहुल गांधी को अभी नेता बना रखा है। सबको मालूम है कि राहुल गांधी की वजह से बहुत दिक्कत है उनको, लेकिन फिर भी राहुल गांधी नेता है कांग्रेस पार्टी। तो हमारे पास तो ये खुशनसीबी हम लोगों की कि इतना अच्छा नेता मिल गया है, कोई मिल गया। और जब मिल गया तो जब मोदी हमें मिल गए तो हम क्यों छोड़ें? हमारे पास इतना, जिसका ब्रांड दुनिया में है, जिसको ऑस्ट्रेलिया का पीएम बॉस कहता है, जिसको कई मुल्क के राष्ट्रपति पैर छूकर झुककर सलाम करते हो, उस वैसा नेता मिला तो ये भारतीयों के लिए इससे गर्व की क्या बात होगी कि 56 इंच की छाती वाला नेता मिला है। देखा नहीं आपने G20 में जब वो चल रहे थे तो 20 देशों के और अफ्रीकन कंट्री के भी नेता उनके पीछे पीछे लगता था, आगे एक शेर चल रहा है और उसके साथ झुंड में लोग साथ में चल रहे हैं। तो ये है मोदी। मोदी के ब्रांड की ताकत का अंदाजा नहीं है लोगों को, मोदी क्या चीज़ है। हम लोगों ने क्योंकि युवा मोर्चा से काम किया, जब मैं युवा मोर्चा में था, नड्डा जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तो मोदी जी युवा मोर्चा के प्रभारी थे, तो हम एज ए इंचार्ज उनके साथ काम किया। जब वो राष्ट्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रीय महामंत्री थे तब हमने काम किया, तब हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो वो भी हमें बचपन से जान रहे हैं।
मतलब बचपन ही कहेंगे ना, जी 86, 87, 89, 90s से हम उनको जान रहे हैं। यानी मैं तो जानता ही था, लेकिन वो मुझे 91, 92 के बाद से नाम से जानते हैं। जी तो है ऐसा नेता मिला है। तो हम तो इतने दिन से जानते हैं। जो मोदी को नहीं जानते हैं वो बड़ी गलतफहमी में रहते हैं। लेकिन मोदी जी एक ग्लोबल चेहरा है और ये बहुत बड़े लोकप्रिय ग्लोबल नेता के रूप में उभर के भी आए हैं। विपक्ष ये भी कहता है कि आप या फिर जनता की तरफ से भी इस तरह के सवाल आते हैं कि बीजेपी लोकल लीडरशिप डेवलप नहीं कर रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रही, सिर्फ सारा ध्यान मोदी जी पे केंद्रित है। तो मोदी को लाहौर से आए हैं, वो भी तो लोकल ही है ना। नहीं, और स्टेट में और हर स्टेट जगह में पे, सब जगह पे, और सारा leadership वोट को मिल रहा है develop मोदी के नाम पे। लोग कहते हैं कि जा रहे हैं उम्मीदवार, जितने उम्मीदवार 303 जीते हैं पिछली बार, इस बार जो जीत रहे हैं, हर उम्मीदवार कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डालिए। हर प्रचारक कह रहा है, जाके हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं, स्टार प्रचारक जाके जो भी प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दीजिए, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 के पार। तो जब मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो लोकल नेता क्या कहेंगे कि मैं बड़ा नेता हूं, बड़ा नेता हूं। अरे जब हमारे पास नेता है जिसको जनता का विश्वास है, तो हम क्यों नहीं वोट मांगेंगे। बाकी तो सब कार्यकर्ता है हम लोग, कोई भरम मत रखिए। यहाँ नेता एक ही है और बाकी हम सब, नेता एक ही को मानना चाहिए, बाकी सब कार्यकर्ता है। हम भी मानते हैं, अब हम भारत सरकार मंत्री रहे, हम कहने जी हम भी नेता हैं। तो ये थोड़ी हम तो 99 में बन गए थे, तो जो अभी 19 में बने हैं या 14 में बने हैं, वो अपने आप को नेता क्यों कहेंगे जो मोदी के नाम पे ही बने। तो जो मोदी के नाम पे बने हैं, हम लोग भी जो बने थे पार्टी के नाम पे बने थे, तब अटल जी का नाम था। हम लोग जाके कहते थे अब की बारी अटल बिहारी, ये नारा लगाते थे। अब हमारे पास, हम बीजेपी की खुशकिस्मती है, सौभाग्य है कि अटल बिहारी वाजपेयी भी हमारे पास थे और मोदी भी हमारे पास है, तो हम मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आपकी पार्टी ट्रिपल तलाक की बात हो या इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जो मुसलमानों से रिलेटेड हैं, उनको लेकर बड़ी मुखर रहती है और लव जिहाद को लेकर भी बड़े सवाल उठाती है। और आपने हिंदू महिला से शादी की है, ये बात लगातार उठती है कि बीजेपी के खुद ही के जो पार्टी के मुसलमान नेता हैं वो तो हिंदू महिलाओं से शादी करते हो और ये आम मुसलमानों पर बड़े पाबंदियाँ लगाते हैं। देखिए, एक मैं सूफी सैयद घराने में पैदा हुआ, हमारे लिए रिश्ते की कमी थोड़ी थी कि ऐसा था कि मैं देखने में ख़राब था या मेरा रिश्ता नहीं होता या मेरे भाइयों का रिश्ता नहीं हुआ या मेरे ख़ानदान में कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। मैंने तय किया कि नहीं, चलो एक हिंदू लड़की पकड़ते हैं। अरे मोहब्बत थी, हम तो बस में बैठे थे, वो आई, मैंने सीट दे दी, फिर दूसरे दिन भी लेट आई, फिर सीट दे दी, फिर तीसरे दिन मेरे दोस्त ने कहा कि मैं उधर बैठता हूँ, बार बार तू सीट देता है, खड़ा रहता है, वो बगल में बैठ गई। जान पहचान हो गई, दोस्ती हुई, मोहब्बत में बदली। मोहब्बत 9 साल चली और 9 साल के बाद हम लोगों ने तय किया कि हम शादी करेंगे। मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय मंत्री था, उमा भारती जी अध्यक्ष थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक मोहब्बत हो गई है किसी लड़की से। तो उन्होंने कहा क्या नाम है उसका? उनका रेनू। चौंकी, अच्छा। फिर हमने उनको अडवाणी जी को भी बताया कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, तो मेरी पार्टी में तो कोई एतराज़ नहीं हुआ। और मैंने ये जान के कि वो बगल में मोहब्बत, तो वो रेनू की जगह रेहाना भी हो सकती थी कोई, वो तो इश्क जो है इस पर कोई जोर नहीं। तो मैंने लव किया है, जिहाद नहीं किया। हाँ, जो लोग टारगेट करते हैं कि नहीं हिंदू लड़की को पकड़ना है, नाम बदल के मिलना है, मैंने तो पहले दिन ही रेनू को बताया कि मैं शाहनवाज हूँ, सैयद शाहनवाज हुसैन नाम, उनका नाम रेनू शर्मा था। तो हमने मोहब्बत की। अब मोहब्बत न जात देखता है, न धर्म देखता है, न सीमा देखती। तो हम तो सिर्फ जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो हो गया, उनसे मोहब्बत हुई, शादी हुई। और अब तो हमें बोलते हुए बड़ी लग रही है
हमारे बच्चे हो गए 25 साल से ऊपर के, अब उनकी शादी होने वाली। अब मैं अपनी शादी की बात करता हूँ, जो कोई सवाल करता है तो वो बच्चे भी तो मेरा इंटरव्यू देख लेते हैं कि क्या बात कर रहे हैं पापा इस उम्र में। सोशल मीडिया पे भी अक्सर इस तरह के सवाल उठते रहते हैं, मीडिया में भी आते हैं, बड़ा ट्रोल किया जाता है, नकवी साहब हो या जितने भी इस तरह। सोशल मीडिया में जो लोग सवाल उठाते हैं तो मैं तो उनको कहता हूँ, आपने अपने घर से रिश्ता नहीं भेजा तो आपको शिकायत का कोई हक नहीं है मुझे। यानी कोई रिश्ता भेजा था जिसको हमारे रिश्ते पे एतराज़ है, मैंने मना कर दिया था क्या? अगर उनको मेरे शादी पे एतराज़ है तो अपने घर से रिश्ता भेजते, अब मैं मना कर देता तब कहते। मैंने तो खुद से शादी की है, उसमें उनको क्या एतराज़ है भाई? होता है ना कई बार, एक जगह गांव देहात में लोग रिश्ता भेजते हैं, अब वो शादी ना हो तो चिढ़े रहती है दोनों फैमिली। तो ये लोग तो ऐसे चिढ़े हुए हैं मेरी शादी से जैसे कि मैंने उनके यहाँ रिश्ता ठुकरा दिया। जो भी ट्विटर पे हमें इस तरह ट्रोल करते हैं उनके लिए ये मेरा जवाब है कि आपने हमारे यहाँ रिश्ता नहीं भेजा था, इसलिए आपको ट्रोल का कोई हक नहीं है, हमें शिकायत का हक है। शाहनवाज साहब, एक दो क्विक क्वेश्चन है आपसे। सबसे पहली बात, आप एक बड़ा जाना माना चेहरा हैं, बहुत बिजी आप रहते हैं, खाली समय में क्या करते हैं आप? खाली समय कहाँ मोदी जी में अदरवाइज चुनाव के अलावा? मोदी बीजेपी में आप काम करेंगी तो सिर्फ 5-6 घंटा सोने का वक्त ही पार्टी देती है, नहीं तो काम की इतनी लंबी फहरिस्त होती कि आदमी चैन से बैठ ही नहीं सकता। ना वो मोदी जी चैन से बैठते हैं, ना हम लोगों को चैन से बैठने देते हैं। दिन रात तो पार्टी का काम है, मीडिया का काम। सुबह उठिए, नहाकर नाश्ता करके बैठिए, 12-14 मीडिया के लोगों से मिलिए, फिर क्षेत्र में जाइए, फिर गरीबों का सुनिए, फिर और काम कीजिए, फिर शादी ब्याह में जाइए, कहाँ टाइम मिलता है? फिर दुख सुख में जाइए सबके। खाने पीने की आपने बात की, खाने में क्या पसंद करते हैं? खाने में तो देखिए, आप दावत देंगी तभी मैं बताऊंगा। अब मैं ऐसे बता दूं खाने में क्या पसंद करते आप हैं? बताएंगे तभी तो मैं दावत दूंगी। हाँ, तब मैं बता देता हूँ जी। ये सही है कि खाने में मुझे खीर बहुत पसंद है। क्या बात है। और खीर में भी मैं चीनी की जगह गुड़ डालता हूँ, डलवाता हूँ जहाँ जाता अच्छा। हूँ। और मुझे बिरयानी बड़ी पसंद है, मछली बहुत शौक से खाता हूँ, खासकर जो प्रॉन है जी, वो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। अब बाकी बहुत खाने के लिए कई लोग होते हैं दिन भर, जैसे कई शराबी होते हैं ना, तो दिन भर शाम होते ही कहेंगे अरे बहुत हो गया टाइम, अब चलिए काम खत्म किया जाए, और आज क्या हो, आज क्या पीना है। तो हम लोग, कई लोग खाने वाले होते हैं, वो दिन रात खाने में लगे रहते हैं। अभी चले जाइए, वो हमारे कौम के लोग जो हैं वो तो रात भर खाते हैं। जामा मस्जिद के इलाके में जाइए, रात भर कबाब निहारी की दुकान खुली हुई, बीमार भी होते हैं इसकी वजह से। कुछ बना लेते हैं आप, मदद करते हैं आप मैं जी की? मैं हॉस्टल में रहा हूँ, पूसा पॉलिटेक्निक हॉस्टल में, तो मुझे रोटी बनानी आती है अच्छी, मुझे सब्जी बनाने आती है, मैं आमलेट बहुत अच्छा बनाता हूँ, और मतलब मैं खाना खुद बना सकता हूँ। शाहनवाज हुसैन अगर नेता नहीं होते तो क्या होते? देखिए, नेता ना होते तो ये बड़ा कहना मुश्किल है। मैं बचपन से मैं एक्सीडेंटली राजनीति में नहीं आया हूँ। मैं बच्चे से सियासत में आना चाहता था, और हमारे स्कूल में मॉनिटर बनता था तो मैं मॉनिटर बन गया। फिर होता था एक लड़का सफाई मंत्री बनता था, एक प्रधानमंत्री बनता था। तो हर चीज़ में मैं कॉलेज में था, इंटर में तो मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ने चला गया। मैं जब 12th में मुजफ्फरपुर में था तो मेरे मामू जान ने मेरे अब्बा से कहा कि ये पढ़ेगा नहीं, मास्टर का बेटा है, मास्टर भी बन जाए तो बड़ी बात है, इसको ले जाइए, ये तो नेतागिरी करता है। मैं वकील हूँ, मेरे घर पे मिलने वाले लोग जितना मेरे घर पे मेरे से मिलने नहीं, मेरे क्लाइंट आते हैं, उससे ज़्यादा इससे लोग मिलने आते हैं। तो 12th का लड़का है, कितने लोग मिलने आते हैं इससे। तो मेरे वालिद ले गए सुपौल, और मैं वहाँ से मुजफ्फरपुर से सुपौल गया, फिर मैं दिल्ली आ गया। यहाँ मेरी मुलाकात आरिफ बेग साहब से हो गई, फिर उमा भारती जी से हो गई, और मैं सियासत में जो चाहता था खुदा रास्ता बनाता चला गया। अब मोदी जी की टीम में काम कर रहा हूँ।
मतलब इसीलिए कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, और आपने जो चाहा था उस राह पे आप चले और आज यहाँ तक पहुँचकर हाँ, अगर मैं फिल्म ये नहीं होता, सियासत में नहीं होता, तो मुझे एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। मतलब शाहरुख खान की तरह सुपरस्टार बन नहीं जाते। नहीं, शाहरुख खान हम लोग कोई गलत अब राजनीति में सुपरस्टार हैं तो फिर फिल्म में सुपरस्टार कैसे नहीं बन जाते? नेताओं पे तो फिल्म बनती है, जी नेताओं को थोड़ी फिल्म में जाना है। नहीं, अगर नेता नहीं होते तब? नहीं, नेता नहीं होते तो पता नहीं क्या करते। मतलब मैं कभी ये सोचा ही नहीं। ऐसे तो इंजीनियरिंग किया तो कहीं नौकरी कर रहे होते, बैग उठा के सुबह जाते नौकरी पे, फिर शाम में आते, फिर बेगम से 2 ताने सुनते तो मुझे ताने तो अभी सुनने को मिलते होंगे, टाइम नहीं ताने तो देते, टाइम तो व्यस्त नहीं रहते है। हैं। नहीं तो वो कौन सा टाइम देती हैं, वो टीचर हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हैं, कवित्री हैं, तो कई बार एक बार मैंने टाइमर लगा दिया चुपचाप। तो मैंने देखा भाई 24 घंटे में हम कितना बात करते हैं, तो मैंने देखा कि मैक्सिमम 7 से 8 मिनट बात होती है। अगर रूम में बैठी हैं तो अपना मोबाइल देख रही हैं, कविता लिख रही हैं, या मुझे काम बता रही हैं। 8 मिनट में भी 4 मिनट मुझे काम ही बता रही हैं, ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ये मेरी हालत नहीं है। जो हर शादीशुदा, आपने अच्छा किया अभी शादी नहीं की है, लेकिन हर शादीशुदा आदमी की जिंदगी यही है। सिर्फ कहा जाता है कि शादी हो गई, साथ रहते हैं, लेकिन बिजी होते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जी केजरीवाल के स्कूल में पढ़ाती हैं, मतलब वो दिल्ली सरकार। दिल्ली गवर्नमेंट में, जी तो वो पढ़ाती हैं, फिर कवित्री भी हैं, और सुबह जाती हैं और फिर दिन में 3-4 बजे आती हैं, फिर वो अपना काम करती हैं। तो फैमिली में यही है कि कभी बच्चों के साथ मिल लिए। जब बच्चे भी अब बड़े हो गए तो उनके पास भी टाइम नहीं होता। जी तो हमारे तो बच्चे और परिवार वही होता है, आवाम है, वो मिलते हैं, ज़्यादा टाइम उन्हीं के साथ बीतता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन साहब, आपने जी, हमारे बहुत। साथ इस चर्चा में जुड़कर सभी सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आपके साथ इसी तरह चर्चा मैं बड़ा देखता हूँ आपका ये शो जो है। बहुत और धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार।